हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समतल। और आज का टॉपिक एक बहुत सैद्धांतिक प्रूफ पर है। सूत्र याद करने से पहले आप इंटर में पहुँच चुके हैं। अगर थोड़ा सा सैद्धांतिक पोर्शन समझ जाते हैं तो समतल बहुत इजी हो जाता है। आपके सामने टॉपिक है समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका ये समतल है और जो दिया गया बिंदु है, मतलब इसका निर्देशांक मुझे ज्ञात है कहीं ना कहीं, x1 y1 z1 जो भी कहेंगे हम, दिया होने का यही अर्थ है। तो इस बिंदु से समतल की दूरी क्या होगी। इसी टाइटल को कुछ किताबों में लिखा गया है एक बिंदु से समतल पर लंब की लंबाई। देखिए ये टाइटल एनसीईआरटी लिखता है और ये प्राइवेट बुक वाले लिखते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। समतल से दिए गए बिंदु की दूरी हो या एक बिंदु से समतल पर लंब की लंबाई हो, बात दोनों की सेम है। तो ये दूरी जो पी क्यू है उस समतल के पैरामीटर के पदों में क्या होगा। अगर हम सदिश रूप में देखें तो ये पी क्यू मतलब जो लंब की लंबाई है या बिंदु से समतल की दूरी है वो डी माइनस वेक्टर ये डॉट वेक्टर एन कैप होता है। अब रही बात वेक्टर ये क्या है, तो वेक्टर ये मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में बिंदु P की स्थिति सदिश है। एन कैप क्या है, समतल पर अभी लंबवत एकांक सदिश है। और दूसरे रेस्पेक्ट में डी क्या है कि मूल बिंदु से समतल की जो मानक समतल है उसकी दूरी है। और इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो वेक्टर ये डॉट वेक्टर एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन करके आएगा। अब आगे हम बताते हैं क्या होगा। और कार्तीय रूप में यही दूरी पी क्यू होगी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस कैपिटल डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब x1 y1 z1 क्या है, बिंदु P के स्थिति के निर्देशांक है। जैसे x y z होता है उसी प्रकार के बिंदु के निर्देशांक हैं ज्ञात बिंदु के। और यहाँ पर a b c क्या है, समतल के दिक् अनुपात हैं। तो अब हम इसके प्रूफ में चलते हैं कि वास्तव में आया कैसे। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम मान लेते हैं कि ये मेरा समतल है, ये देखिए फिगर यहाँ बना है, इसको मैंने ऐसे बना दिया। इस समतल का नाम मैंने पाई1 रखा। क्या रखा, पाई1, ये वाला समतल। अच्छा, तो जो हमें दूरी फाइंड करना है वो पी क्यू फाइंड करना है। ये देखो पी क्यू, और पी क्या है, ज्ञात बिंदु है। तो हम बिंदु पी से एक समतल खींचते हैं जो पाई1 पाई2 के समांतर है। तो हम लिखेंगे माना समतल पाई1 के समांतर समतल पाई2 है जो बिंदु P से जाता है यहाँ पे। तो जो लंबवत दूरी है वो कौन सी होगी, लंबवत दूरी पी क्यू, यही हमें फाइंड करना है सवाल में। अब जो समतल पाई1 है वो ज्ञात है, तो माना समतल पाई1 का समीकरण है वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर डी। ये समतल का मैंने समीकरण मान लिया, इसको हम एक कहेंगे। अब देखिए चूंकि समतल पाई2 कहाँ से जाता है, समतल पाई2 जाता है बिंदु ए से और समतल पाई1 के समांतर है, इसलिए पाई2 का समीकरण क्या होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप बराबर 0। ये कैसे होगा, यहाँ मुझे समझाना है इस बात को। देखो मुझे पता है कि अगर कोई सदिश किसी समतल पर है तो जैसे हमने एक चर बिंदु यहाँ ले लिया,
और एक बिंदु ले लिया वेक्टर ए, तो वेक्टर आर में से वेक्टर ये घटाओगे तो समतल पर पड़ेगा, और वेक्टर एन कैप कहाँ है, इस समतल पाई टू के अभिलंबवत है। तो एक इसको हम इधर बनाते हैं, ये आपका हो गया बिंदु P, और यहाँ हो गया आपका ये ज्ञात बिंदु है, और यहाँ समझ लीजिए कोई बिंदु कैपिटल X है। तो जब हम बात करेंगे Px की, तो Px मेरा क्या होगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर a होगा, और हमें पता है कि पाई 1 और पाई 2 समांतर हैं, तो जो अभिलंब पाई 1 का होगा वही अभिलंब पाई 2 का होगा। तो एन कैप इस पर अभिलंब है, यहाँ एन कैप कह दीजिए। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप बराबर 0 हो गया, क्योंकि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए पड़ता है समतल पाई 2 पर, और वेक्टर एन कैप पाई 2 के अभिलंबवत है। अब थोड़ा सा इसे हम आगे बढ़ाते हैं। वैसे ये पहले हम पढ़ा चुके हैं कि उस समतल का समीकरण जो एक बिंदु से जाता है और दी गई रेखा के अभिलंबवत है, इसी टाइप का एक आर्टिकल हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या निकल के आता है मेरे सामने। इसी को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप बराबर 0, तो ये हो गया वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर वेक्टर ए डॉट एन कैप। तो जब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर डी, और यहाँ डी मेरा किसके बराबर मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट एन कैप के बराबर मिल गया। अर्थात यह जो वेक्टर ये डॉट वेक्टर एन कैप है, ये समतल पाई 2 पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई है। तो इसे हम क्या कहेंगे वो एन डैश कह दें। यहाँ देखिए फिगर, ये समतल पाई 2 पर मूल बिंदु से डाला गया, जो मूल बिंदु से जो दूरी है वो ओ एन है, बट हम तुलना करने पर पाते हैं कि ये ओ एन डैश, सॉरी ओ एन बोल गए थे, ओ एन डैश समझिए, ओ एन डैश किसके बराबर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन कैप के बराबर है। यहाँ देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, और इसके पहले हमें पता चल चुका है कि ओ एन किसके बराबर है, ओ एन ये है डी के बराबर यहाँ पर। तो हमें चाहिए क्या, भाई पी क्यू के बीच की दूरी। यहाँ ये 3 डायमेंशन फिगर है, आपको तिरछा कोनी दिख सकता है, इसलिए आप 3 डायमेंशन में समझने का प्रयास करेंगे कि पाई 1 पाई 2 आपस में समांतर हैं। तो जो लंबवत दूरियां हैं उसको हम डायरेक्टली आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं। तो पी क्यू किसके बराबर हो गया, पी क्यू हो गया सीधे सीधे ओ एन माइनस ओ एन डैश के, और ओ एन है डी के, और ओ एन डैश है वेक्टर ए डॉट एन कैप के बराबर। तो यही हमें सिद्ध करना था। ये डी बराबर देखिए मॉड डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यदि दिया गया समतल, दिया गया समतल इस रूप में हो, वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर डी जैसा हो, तो यहाँ एन कैप क्या है, समतल पर अभिलंबवत है, एकांक तो है नहीं, इसलिए हम इसका अगर एकांक निकालेंगे, एन कैप निकालेंगे, तो हमें आएगा मॉड वेक्टर एन बटा मॉड ऑफ वेक्टर एन के रूप में। यहाँ दिख पा रहा होगा आपको। जैसे यह समतल उस रूप में दिया गया है कि
ये मूल बिंदु से दूरी दी गई है समतल की, और समतल पर अभिलंबोत सदिश है, ये एकांक नहीं है कैपिटल एन। तो एकांक सदिश निकालने के लिए हमें इस सदिश को उसके परिमाण से भाग देना होगा। तो यहाँ आप पी क्यू में जब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर डी माइनस यहाँ पे वेक्टर ए डॉट और एन कैप की जगह पर हम रखेंगे वेक्टर एन, और इसको फाइनली हमें यहाँ जब एकांक सदिश में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ वेक्टर एन के। और यहाँ से अभी हम एकांक सदिश निकाल रहे हैं इसका। तो एक सेकंड, इसको आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप इसको एकांक सदिश में बनाइए, तो हो गया वेक्टर एन अपान ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर एन इज इक्वल टू डी अपान मॉड ऑफ वेक्टर एन। अब ये एकांक रूप में, सॉरी यहाँ ये नहीं रहेगा, एकांक रूप में आपका चेंज हो गया है। अब यहाँ हम मान रखेंगे सीधे सीधे यहाँ पर ये हो गया आपका डी। तो डी यहाँ पर किसके बराबर आ गया, डी आ गया यहाँ, देखते हैं यहाँ पी क्यू बराबर डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप लिखा हुआ है। तो जब हम इसको इस समतल को यहाँ वेक्टर एन को एकांक रूप में चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी अपान मॉड ऑफ वेक्टर एन। तो डी की जगह पर हम लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर एन। अब देखते हैं यहाँ हर समान है तो लिख दीजिए डी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपान मॉड ऑफ वेक्टर एन। बट डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, तो किताबों में ये डॉट लगा है यहाँ। तो पी क्यू बराबर हमारा आ गया, यहाँ वेक्टर ये डॉट वेक्टर एन हम पहले लिखेंगे और माइनस डी बाद में लिखेंगे, और अपान मॉड ऑफ वेक्टर एन, या यूँ कहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी, ये मॉड में कर लीजिए। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको आप मॉड ऑफ वेक्टर एन ही रहने दीजिए। तो ये हो गया पी क्यू डिस्टेंस, यही मुझे प्रूव करना था। यहाँ एक बार हम समझ लेते हैं कि हम बेसिक रूप से जब तुलना करेंगे वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन कैपिटल एन बराबर डी, तो ये एकांक में बदलेंगे तो ये मॉड एन से हम भाग दे देंगे। अब इसका जो दूसरा पहलू हमें सिद्ध करना है उस पर हम ध्यान देंगे कार्तीय रूप पे। ये देखिए मैंने लिख रखा है कार्तीय रूप में पी क्यू बराबर दिस। तो अब हमें याद होना चाहिए कि समतल का समीकरण होता क्या है। तो देखते हैं समतल का समीकरण है क्या मानक रूप में। ज़्यादातर मेरा बेस है एनसीईआरटी बुक, तो कम अगर समझ में आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक उठाइए और मैं वहीं जो एनसीईआरटी में आर्टिकल लिखी गई है जिस लैंग्वेज में, मैं उसी को कॉपी करता हूँ। इससे आपको पढ़ने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो कार्तीय रूप में हम लिख लेते हैं कार्तीय रूप। तो इसका समतल हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर कैपिटल डी के। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस कैपिटल डी बराबर 0, एकदम एकांक रूप में आ गया। अच्छा,
अब दूसरी बात हम करते हैं कि हमारा वेक्टर ये, तो ये का निर्देशांक हम मान लेते हैं ए माने बिंदु P। ये देखिए वेक्टर ए माने बिंदु P की स्थिति सदिश, तो ये x1 y1 और z1 है आपके सामने, तो ये हो जाएगा OP के बराबर, तो हो जाएगा x1 i कैप y1 j कैप और z1 के कैप के बराबर। और फिर हमें मिल गया यहाँ पर वेक्टर n चाहिए, अभिलंब सदिश हमें चाहिए, तो वेक्टर n यही मिल गया आपका ए आई कैप और फिर आपका हो जाएगा बी जे कैप और सी के कैप। ये समतल के अभिलंबोत जो सदिश होता है वो ए बी सी क्या है, अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। तो इस तरीके से हमें कैपिटल वेक्टर n फाइंड हो गया। अब हम मान रख देंगे सीधे सीधे, ये जो फार्मूला हमने सिद्ध किया था, यहाँ देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर, तो यही मिला था हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर n माइनस डी अपान, यहाँ पर हमें मिलेगा ये आपका मॉड ऑफ वेक्टर n। अब यहाँ एक मैटर और फंस रहा है स्मॉल डी और कैपिटल डी का, तो ये कोई इशू नहीं है। नॉर्मली जब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ चाहे तो आप स्मॉल डी यूज कर दें और चाहे तो आप कैपिटल डी यूज कर दें, तो ये हम अभी आगे चल करके इसे हम रिप्लेस कर लेते हैं। खैर मान रख लीजिए, तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट एन कैप माइनस कैपिटल डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, मान रख लेते हैं। तो वेक्टर ए हमारा है x1 i कैप y1 j कैप और z1 के कैप, और वेक्टर n हमारा है ए आई कैप और बी जे कैप और सी के कैप कैपिटल में, और माइनस आपका हो गया डी के, स्मॉल डी को कैपिटल डी में चेंज कर लिया, और माड, तो माड जब निकालोगे इसका तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए आई डॉट आई उठेगा इधर जाएगा, आई डॉट आई 1 बाकी सब 0, तो हो जाएगा आपको ए x1 बी y1 और सी z1 माइनस कैपिटल डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बराबर। तो ये मिल गया मुझे पी क्यू। तो ये आपका हो गया प्रूफ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। आज मैंने पढ़ा क्या कि एक बिंदु से समतल पर लंब की लंबाई, अगर आपका समतल एकांक रूप में लिखा हो तो d माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप होता है, अन्यथा अगर दूसरे रूप में लिखा है तो वेक्टर ए डॉट एन कैप माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ एन, या अदिश रूप में आप ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस कैपिटल डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ ये x1 y1 z1 क्या है, बिंदु के निर्देशांक हैं जहाँ से हमने लंब गिराया है, और ए बी सी क्या है, समतल के दिक् अनुपात हैं। तो अदिश रूप आपको काफ़ी इजली पड़ेगा, आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, काम बनेगा। जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद है आर्टिकल आपको समझ में आ गई होगी। अगले आर्टिकल में फिर मिलते हैं। थैंक यू।